बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन सिस्टम विद डॉक्टर यासिर खान। बेटा ये चैप्टर 13 का ना आखिरी टॉपिक्स हैं और फिर हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर रहे हैं। रेस्पिरेशन इन बर्ड्स जो है वो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग भी है। अच्छा, ये जो बर्ड्स है ना, इनके अंदर बोर्ड का MCQ है, सबसे एफिशिएंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम बर्ड्स का होता है, यानी हमसे भी ज़्यादा बेहतर है। इसको एफिशिएंट सिस्टम इस वजह से कहते हैं क्योंकि बर्ड्स जो होते हैं ना वो सबसे एक्टिव ऑर्गेनिजम्स हैं। बर्ड्स जो होते हैं इनकी बॉडी के अंदर हर वक्त मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जारी हैं और हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जारी हैं। और आपको पता है कि फ्लाइंग इन द एयर एक सबसे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है एज को कंपेयर टू द स्विमिंग इन द वाटर एंड वॉकिंग ऑन द लैंड। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इस वजह से आप देखें कि इंसान ने तैरना सीख लिया है, चलना सीख लिया, भागना सीख लिया है, हमने उड़ना नहीं सीखा। जब उड़ने की कोशिश करते हैं तो फिर हमारे पर काट दिए जाते हैं। तो रेस्पिरेशन इन बर्ड्स के अंदर आप एक बात याद रखें कि इनकी बॉडी के अंदर हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जारी रहती हैं क्योंकि उन्होंने फ्लाइंग करना है। फ्लाइंग बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और इन्हें कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए। और उस एनर्जी के लिए ना कि एनर्जी की जनरेशन के लिए है कि इनकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट टूटे, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट ना ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटे। ये जो बर्ड्स होते हैं ना, इनके अंदर लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन भी नहीं होती, इस वजह से इनके अंदर ना फैटीग भी नहीं हो रही। बोर्ड का MCQ है कि बर्ड्स के अंदर ना एल्वियोलाई की रिप्लेसमेंट पर मौजूद क्या होता है। बर्ड्स के अंदर ना एल्वियोलाई की रिप्लेसमेंट पर पैराब्रोंकाई मौजूद होते हैं। पैराब्रोंकाई इंस्टेड ऑफ द एल्वियोलाई इन केस ऑफ द बर्ड्स मौजूद होते हैं। अच्छा, फ्री एरिया पर इस एरिया में मैं आपको समझाता हूं। बर्ड्स के अंदर सबसे एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम इस वजह से मौजूद होता है। देखो ये एक साइट है, एक साइड से ओपन और एक साइड से क्लोज। इधर से ओपन है और नीचे से क्लोज है। एक साइड से ओपन है और एक साइड से क्या है, क्लोज है। एयर यहां से अंदर आई और आगे आके एक्सचेंज हुई। एक ये भी है, दोनों साइड से ओपन। यानी घर के अंदर अगर आप देख लेना वेंटिलेशन के निज़ाम को कि सामने भी विंडो है, दूसरी साइड पे भी हम विंडो रख दें तो एयर का जो एक्सचेंज है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जबकि एक ऐसा सिस्टम हो कि एक साइड पे विंडो है, आगे आपको कोई विंडो नज़र नहीं आ रही, तो वेंटिलेशन का जो निज़ाम होता है वो पुअर इस वजह से होता है कि फ्रेश एयर ने यहीं से आना है और एक वो एयर जो फ्रेश नहीं है उसने वापसी भी यहीं से जाना है। ठीक है, जो एयर इकट्ठी हुई है उसने वापसी भी एक ही जगह से जाना है। यहाँ से क्या होता है कि फ्रेश एयर एक तरफ से आ रही है, इस्तेमाल हुई, दूसरी तरफ से वो एयर जो फ्रेश नहीं है वो यहाँ से बाहर निकल जाती है। तो ये जो पहला है ना, ये जो मैंने बताया, ये हमारे अंदर पाया जाता है, ह्यूमन के अंदर, और ये बर्ड्स के अंदर पाया जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बर्ड्स के अंदर ना कोई भी स्टेल ऑफ एयर अंदर बच नहीं जाती। एयर के बकाया जात ना बच नहीं जाते, हमेशा फ्रेश ही एयर अंदर आएगी। हमेशा क्या होगा, फ्रेश एयर अंदर आएगी। तो आप अगर इसकी डायग्राम को देखें ना, ये इसकी डायग्राम है। तो एयर जो है वो इस पाथवे से अंदर जा रही है और डायरेक्टली किधर जाती है, ये हमारे जो इनके जो लंग्स होते हैं ना उनकी एक्सटेंशंस होती हैं। उन एक्सटेंशंस को हम कहते हैं, लंग्स की जो एक्सटेंशंस है ना बेटा, उन्हें हम एयर सैक्स कहते हैं। एयर सैक की आपने तादाद को याद रखना है। एयर सैक्स जो होते हैं वो 9 इन नंबर होते हैं। ये बात लिखिए, द एयर सैक्स आर 9 इन नंबर। अच्छा, एयर जो है बेटा वो यहाँ से आ रही है, वो डायरेक्टली एयर सैक के अंदर पहुँचती है और ये एयर सैक से आगे किधर जाएगी, ये लंग्स के अंदर जाएगी। लंग्स में पैराब्रोंकाई है। पैराब्रोंकाई के बारे में याद रखो, ये दोनों साइड से ओपन होते हैं। पैराब्रोंकाई आर ओपन एट बोथ द एंड्स। और ये जो पैराब्रोंकाई होते हैं, यहीं पर ही आप देखेंगे कि दे आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज। यहाँ से क्या होगा कि जो एयर की डायरेक्शन है और वो वेसल्स जो पैराब्रोंकाई को सराउंड करती हैं
उन दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होती है। फ्लो ऑफ एयर एंड द फ्लो ऑफ ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिसकी वजह से यहां पर ना काउंटर करंट मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है, काउंटर करंट एक्सचेंज एग्जिस्ट करता है और इफेक्टिवली एक्सचेंज होता है। और यही जो हमारे पास लंग्स की एक्सटेंशंस होती है ना, एयर सैक्स, इनका काम होता है कि यहाँ पर एयर आके इकट्ठी हो और फिर वो एयर जो है वो इधर पहुंचे और यहाँ से एयर जो है वो कहाँ पे चली जाए, ब्लड के अंदर चली जाए, और फिर दूसरे रास्ते से ना उस एयर ने बाहर जाना होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ना अंदर कोई भी स्टेल ऑफ एयर, कोई भी एयर के बकाया जात रह नहीं जाते, हर दफ़ा ना नए सिरे से एयर आती है, फ्रेश एयर आती है। तभी हम कहते हैं इनके अंदर ना सबसे एफिशिएंट सिस्टम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसी को अगर आप देखें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मोस्ट एफिशिएंट एंड एलेबोरेट। द बर्ड्स आर वेरी एक्टिव एनिमल्स एंड द हाई मेटाबॉलिक रेट, दे नीड लार्ज अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन। Respiratory system in the bird is so arranged that there is the one way flow of air through the lungs and the air is renewed after the inspiration. One way flow of air है कि देखो यहां से एयर गई है और ये इस पाथवे से बाहर आ गई है, यानी जिधर से जा रही है ना, जिन एयर सैक से और फिर लंग से होती हुई, उसका गुजरने का जो रास्ता है वो वापसी का और है, तो वन वे फ्लो ऑफ एयर है। आगे इन्होंने बताया हुआ है कि लंग्स के अंदर बेसिकली वन वे फ्लो ऑफ एयर थ्रू द लंग्स एंड एयर इज रिन्यूड इन द लंग्स ऑफ द बर्ड्स। थिन वॉल डक्ट्स होती हैं जिन्हें हम पैराब्रोंकाई कहते हैं, एंड पैराब्रोंकाई एल्वियोलाई की रिप्लेसमेंट पे, हमारे अंदर एल्वियोलाई है, इनमें पैराब्रोंकाई है। और ये जो पैराब्रोंकाई होते हैं दे आर ओपन एट बोथ एंड्स, दोनों एंड्स पर ओपन होते हैं। एयर इज कॉन्स्टेंटली वेंटिलेटेड। द वॉल ऑफ द पैराब्रोंकाई आर द चीफ साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। जैसे हमारी बॉडी के अंदर एल्वियोलाई मेन साइट होती है गैसियस एक्सचेंज की, इनके अंदर क्या है, पैराब्रोंकाई है। द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ ब्लड इन द लंग्स इज अपोजिट टू दैट ऑफ द एयर फ्लो थ्रू द पैराब्रोंकाई, जिसकी वजह से काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है। जहां पर काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म हो वहां पर मटेरियल के एक्सचेंज होने का ना बड़ा इफेक्टिव मैकेनिज्म पाया जाता है। Lungs in the birds are very efficient in their respect because there are no stale of air remains inside the parabronchi, यानी पैराब्रोंकाई के अंदर ना एयर के बकाए जात नहीं रहते। जैसे आप अपने अंदर पढ़ते हो ना, हमारे लंग्स के अंदर कुछ एयर ऐसी होती है जो हमेशा रह जाती है, ठीक है, ताकि हमारे लंग्स कोलैप्स ना हो सके। इनमें ऐसा नहीं है, इनमें ऐसा नहीं पाया जाता। द लंग्स हैज डेवलप्ड सेवरल एक्सटेंशन, लंग्स की एक्सटेंशन है जिन्हें हम एयर सैक कहते हैं, और इनकी जो तादाद होती है आगे लिखा हुआ है दे रीच ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इवन पेनिट्रेट सम ऑफ द बोन्स, क्योंकि इनकी बोन्स के दरमियान भी एयर सैक है, तभी इनका जो वजन होता है वो बड़ा कम होता है। एयर सैक की आपने तादाद को याद रखना है। जो एयर अंदर एंटर हो रही है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एंटर होती है। एयर सैक बिलोस का काम करते हैं, जैसे बैलून होता है उसमें एयर फिल कर दी जाती है, वो फूल जाता है, एयर निकले तो फिर वो वापसी श्रिंक कर जाता है। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही काम कर रहे हैं। तो ये रेस्पिरेशन इन बर्ड्स और ये इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी इस चैप्टर के अंदर पार्ट थे ना, तमाम के तमाम टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिए हैं। अब जो कुछ येलो बॉक्स स्किप हो गए थे और कुछ बातें रहती थी, मैं वो आपको पढ़ाता हूँ। देखो ये वाला येलो बॉक्स स्कूबा डाइवर्स का, गोताखोर। वो जो स्कूबा डाइवर्स हैं, जैसे ही वो सी वाटर के अंदर डिसेंड करते हैं तो प्रेशर ऑफ द वाटर ऑन हिज बॉडी प्रिवेंट्स द नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ द लंग्स, कि उनकी बॉडी के ऊपर जो वाटर का प्रेशर होता है ना वो इतना ज़्यादा होता है कि लंग्स की एक्सपेंशन नहीं हो सकती, जिसकी वजह से आमतौर पे वो क्या करते हैं, वो गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं जिनमें एयर जो मौजूद होती है वो प्रेशराइज्ड एयर होती है और प्रेशर के साथ वो एयर अंदर जाती है तो लंग्स एक्सपेंड करते हैं। टू कंपनसेट द डाइवर ब्रेथ्स प्रेशराइज्ड एयर फ्रॉम द एयर सिलेंडर विच हैज़ अ ग्रेटर प्रेशर देन द सी लेवल एयर प्रेशर। तो जब पानी का प्रेशर उनकी बॉडी के ऊपर ज़्यादा होगा ना तो लंग्स की पैसिव एक्सपेंशन नहीं होगी। उसके लिए ज़रूरी है कि वो एक ऐसी एयर का इस्तेमाल करें जो सिलेंडर के अंदर और हाई प्रेशराइज्ड हो, जिसको वो फिर आसानी से इनहेल करें और उसका जो प्रेशर है वो सी लेवल से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तो ये वाला येलो बॉक्स रहता था। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाएँ, ये एक बात लिखी हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है it is much more important than the oxygen as a regulator of the normal alveolar ventilation या फिर breathing, but under the circumstances the low partial pressure in the arterial blood does play an important stimulatory role especially during the condition of the shock। कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है
वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि सेल्स के लेवल पर जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाती है, ऑक्सीजन अनलोड होती है, वो ऑक्सीजन हमारे सेल्स की तरफ चली जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आर्टीरियल ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाए तो भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होगी, ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई हो जाएगी हमारे सेल्स की तरफ, जैसा कि उन्होंने कहा कि शॉक की कंडीशन में आम तौर पे ऐसा ही होता है। इसके बाद जो येलो बॉक्स रहता है ये मैंने पढ़ा दिया था आपको। फिर रहता है कि डाइविंग रिफ्लेक्स वाला। एक्वेटिक मैमल्स जो होते हैं यानी जो पानी के अंदर रहते हैं, जैसा कि क्रेटेशियंस हैं, कैन स्टे इन द डेप्थ ऑफ द ओशियंस अबाउट 2 आवर्स विदाउट कमिंग अप फॉर द एयर, कि वो ऊपर नहीं आ रहे, तकरीबन कोई 2 घंटे के लिए वो पानी के अंदर रहते हैं। अच्छा, ये इनके अंदर ये जो सलाहियत है वो किस वजह से है, उसकी आपने अडॉप्टेशंस याद रखनी है। डाइविंग रिफ्लेक्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। देखो, एक बात तो आपने याद रखनी है कि इनका जो ब्लड होता है वो इनकी बॉडी वेट के मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन डाइवर्स, वो जो गोताखोर नहीं है। वो एक्वेटिक मैमल्स जो पानी के अंदर कई घंटों तक रह रहे हैं ना, उनका अगर आप ब्लड देखें, ब्लड जो होगा इट इज़ ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन रिलेशन टू देयर बॉडी वेट। अगली बात, मोस्ट ऑफ द डाइविंग मैमल्स हैव द हाई कंसंट्रेशन ऑफ मायोग्लोबिन। मैंने आपको पहले ही बताया कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट 2 तरह के हैं। एक तरह का रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन है, एक तरह का रेस्पिरेटरी पिगमेंट ना मायोग्लोबिन है। जो हीमोग्लोबिन होता है ऐसा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन करवाता है सेल्स की तरफ। मायोग्लोबिन एक ऐसा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को बाइंड करवाता है। तो इनके अंदर ना एक्स्ट्रा मायोग्लोबिन की सिंथेसाइजेशन होती है मसल्स के अंदर, जिसकी वजह से वो मायोग्लोबिन ना एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को भी बाइंड करवाती है। अच्छा, जब ये डाइव करते हैं ना, इनका डाइविंग रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है। जब डाइविंग रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है तो इनकी जो ब्रीदिंग है ना वो स्टॉप्स हो जाती है, या तो बिल्कुल कम हो जाती है या फिर तकरीबन रुक जाती है। हार्ट बीट जो होती है वो इनकी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती है, 1/10 ऑफ द नॉर्मल रेट, एंड द कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी इज रिड्यूस। इसका मतलब है कि हमारा जो एक मैकेनिज्म है ना बॉडी का, वो ये है कि हमारी जो ऑक्सीजन है ना वो ज़्यादातर क्रिटिकल ऑर्गन्स की तरफ जाना होती है। तो यहाँ पे जब इनकी ब्रीदिंग रुक जाएगी, यानी लंग्स की तरफ ज़्यादा नहीं जाएगी, हार्ट रेट बड़ा कम हो गया, तो इसका मतलब है हार्ट की तरफ भी ऑक्सीजन ज़रा कम जा रही है। तो ब्लड इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड बट मोस्ट ऑफ द ब्लड गोज टू द ब्रेन एंड द हार्ट विच कैन लीस्ट विथस्टैंड द एनॉक्सिया। एनॉक्सिया कहते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन को, यानी हार्ट जो ब्लड है उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, ज़्यादा जो ब्लड है वो हमारे क्रिटिकल ऑर्गन्स की तरफ जाएगा। Skin muscles and the digestive organ and the other internal organ receive the very little blood। हमारी जो स्किन है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है, उनको जो है वो ब्लड बहुत ज़्यादा कम जाएगा, बिकॉज दीज एरियाज कैन सर्वाइव विद द लेस ऑक्सीजन मसल शिफ्ट फ्रॉम द एरोबिक टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। यानी जब जब डाइविंग रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है ना, उस दौरान क्या होता है कि अब ऑक्सीजन बड़ी कम है ब्लड के अंदर, तो ब्लड की रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी। हमारे बॉडी के वो तमाम सेल्स जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी को बर्दाश्त कर सकते हैं, उधर जो है वो ऑक्सीजन कम जाएगी। जैसे हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन को कैरी आउट करवा सकते हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी वो वर्किंग कर सकते हैं। और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उधर भी ब्लड की डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगी। ज़्यादा जो ब्लड जाएगा वो क्रिटिकल ऑर्गन्स की तरफ जाएगा, जैसे ब्रेन क्रिटिकल ऑर्गन है, जैसे हार्ट क्रिटिकल ऑर्गन है, यहाँ पर जाएगा, क्योंकि ये एनऑक्सिया यानी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये डाइविंग रिफ्लेक्स है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। तो चैप्टर नंबर 13 जो है वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और चैप्टर नंबर 13 को आपने प्रिपेयर भी करना है। चैप्टर नंबर 13 में जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग है ना आपके टेस्ट के लिए, वो एक फोटो रेस्पिरेशन का है, इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। गैशियस एक्सचेंज इन द प्लांट्स आपने याद रखना है। रेस्पिरेशन इन कॉकरोच, रेस्पिरेशन इन बर्ड्स। हम ह्यूमन के अंदर जो मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन है, और फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस जो हमने पढ़ा, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आ सकता है लेकिन ज़रा वो कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इनको याद रखना अच्छे से। आज के लिए जितना हमने पढ़ना था चैप्टर 13, हमारी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है फर्स्ट ईयर की। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। दुआओं में याद रखिएगा और
बहुत सारी दुआएं आपने करनी है। मैं हमेशा बच्चों के लिए दुआ करता हूं। तो बेटा प्रिपरेशन अगर आप अच्छी करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पास पेपर्स को अटैच रखें। जिस भी चैप्टर को आपने प्रिपेयर करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए उस चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, कौन से लॉन्ग है, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो आपको अपने टेस्ट के लिए, अपने कॉलेज के सेकंड हाफ बुक, फर्स्ट हाफ बुक के लिए, स्टैंड अप्स के लिए बेस्ट विशेज़ और अपने एग्ज़ाम्स के लिए भी बेस्ट विशेज़। डॉक्टर यासिर ख़ान इंशाल्लाह फिर आपको सेकेंड ईयर में ऑनलाइन लेक्चर्स के साथ मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।